इतिहास में ना कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें पलटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही भयावह। आज हम एक ऐसे ही अध्याय की गहराई में उतरेंगे, नाज़ीवाद। एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब कैसे एक इतना मॉडर्न, इतना पढ़ा लिखा देश उग्रवाद की आग में इस कदर जल गया। और देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नाज़ीवाद आखिर था क्या, क्योंकि ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा एक जहरीली विचारधारा थी। अच्छा, तो नाज़ीवाद की जड़ें थीं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी में। और इसकी पूरी की पूरी जो सोच थी ना, वो 4 चीज़ों पर टिकी थी। पहला, अंधा राष्ट्रवाद, मतलब देश ही सब कुछ है। दूसरा, एक इंसान की तानाशाही। तीसरा, नस्लीय श्रेष्ठता का एक बहुत ही खतरनाक विचार। और चौथा, और शायद सबसे अहम, यहूदियों के खिलाफ एक गहरी बेहिसाब नफरत। अब देखिए, कोई भी विचारधारा ना हवा में पैदा नहीं होती। नाज़ीवाद के जो बीज थे वो उस जमीन में पनपे जो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की तबाही, बर्बादी और निराशा से पूरी तरह सींची हुई थी। सोच कर देखिए, जर्मनी पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट रही थीं। 1919 में वर्साई की वो संधि हुई जो बहुत से जर्मनों के लिए एक जिल्लत थी। फिर 1920 के दशक की शुरुआत में आई वो भयानक महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन, जिसने लोगों की जिंदगी भर की बचत को बस कागज के टुकड़ों में बदल दिया। और जब लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, तभी 1929 में आई महामंदी, जिसने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, सड़क पर ला दिया। उस दौर में जर्मनी की जो हालत थी ना, वो एक तरह से घायल थी, जख्मी थी। लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। और ऐसे में वो एक मजबूत नेता की तलाश में थे, एक मसीहा की तलाश में, जो उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान, उनका गौरव वापस दिला सके। और बस नाज़ियों ने लोगों की इसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। और इसी निराशा और बेचैनी के माहौल में एक छोटी सी मामूली सी पार्टी ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। नाम था नाज़ी पार्टी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पार्टी हाशिए से उठकर पूरे के पूरे देश पर छा गए। हिटलर का सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता था ना, वो बड़ा सोचा समझा था, एक पूरा प्लान था। उसने अपने जबरदस्त भाषणों और प्रोपेगेंडा से लोगों को जैसे सम्मोहित कर लिया। उन्हें नौकरियां देने का, देश का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का सपना दिखाया। और बस जैसे ही 1933 में उसे चांसलर का पद मिला, उसने फौरन लोकतंत्र का गला घोंट दिया और एक ऐसे राज की नींव डाली जहां सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी। तो नाज़ियों ने लोगों के सामने एक सौदा रखा, एक सुनहरा सपना बेचा। वादा किया नौकरियों का, देश के गौरव का, एक मजबूत सरकार का। लेकिन इस सपने की एक बहुत बड़ी कीमत थी, लोगों की अपनी आज़ादी। जो वादे किए गए थे और जो हकीकत में मिला, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और एक बार सत्ता हाथ में आई तो नाज़ियों ने समाज के हर एक हिस्से पर अपना शिकंजा कस लिया। मीडिया पर पूरा कंट्रोल, वो सिर्फ वही दिखाता था जो सरकार चाहती थी। स्कूलों में बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा था। और अगर कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत करता तो उसे सीधा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। बोलने की आज़ादी खत्म। जब सत्ता पे पूरी तरह से कब्जा हो गया, तब नाज़ी विचारधारा का वो भयानक चेहरा दुनिया के सामने आया। अब सिर्फ बातें नहीं थीं, अब वो विचारधारा एक्शन में थी। और दुनिया ने एक ऐसा युद्ध और एक ऐसा नरसंहार देखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये जो जुल्म था ना, ये अचानक एक रात में नहीं हुआ। नहीं, इसे बाकायदा कानून का चोला पहनाया गया। सोचिए, 1933 में पहले कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए और फिर 1935 में आए न्यूरनबर्ग कानून। इन कानूनों ने तो यहूदी लोगों को अपने ही देश में पराया बना दिया। उनकी नागरिकता छीन ली, उनके सारे बुनियादी अधिकार सब छीन लिए। 60 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 60 लाख जिंदगियां थीं, 60 लाख सपने थे, 60 लाख कहानियां थीं जिन्हें बेहद बेरहमी से खत्म कर दिया गया। बस एक पल के लिए रुककर इस आंकड़े की भयावहता को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और जुल्म सिर्फ यहूदियों तक ही सीमित नहीं था। लाखों करोड़ों और लोग नाज़ी क्रूरता का शिकार बने।
सोवियत संघ के युद्धबंदी थे, पोलैंड के लोग थे, रोमा समुदाय के लोग थे, शारीरिक रूप से अक्षम लोग थे और हर वो इंसान जो नात्सी सोच से इत्तेफाक नहीं रखता था। नात्सियों की नफरत की आग ने सच में किसी को नहीं बख्शा। लेकिन कहते हैं ना, हर तानाशाही का अंत जरूर होता है। तो अब देखते हैं कि इस नाज़ी शासन का अंत कैसे हुआ और इसने पूरी दुनिया को क्या सबक सिखाया। एक ऐसा सबक जिसे हम आज भी कभी नहीं भूल सकते। हिटलर ने सपना देखा था 1000 साल के साम्राज्य का, लेकिन वो साम्राज्य सिर्फ 12 साल में ही भरभराकर गिर गया। अप्रैल 1945 में जब दुश्मन सेनाएं बर्लिन के दरवाजे पर थीं, तो हिटलर ने खुदकुशी कर ली और मई आते आते जर्मनी ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। इसके बाद हुए न्यूरनबर्ग ट्रायल्स, जहां दुनिया ने पहली बार देखा कि मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए बड़े बड़े नेताओं को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इस पूरी तबाही ने दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। करोड़ों जानें गईं, शहर के शहर मलबे में बदल गए। लेकिन कहते हैं ना, इसी राख से एक नई दुनिया ने भी जन्म लिया। एक ऐसी दुनिया जहां मानवाधिकारों के लिए एक नई प्रतिबद्धता जागी। यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं मजबूत हुईं और जर्मनी ने भी अपने काले अतीत का सामना करके एक नए लोकतांत्रिक भविष्य की तरफ कदम बढ़ाया। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है। तो सवाल ये है कि क्या हम आज अपने आसपास उग्रवाद के उन्हीं खतरनाक संकेतों को पहचान पा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इतिहासकारों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है।